आपकी आज एक खास मुलाकात में आज बात कर रहे हैं कुलदीप सिंह राजावत साहब से। कुलदीप जी युवा हैं और कांग्रेस से में सेवाएं दे रहे हैं काफ़ी टाइम से। NSUI में रहे और PCC में अलग अलग पदों पे रहे, सचिव रहे। तो कुलदीप सिंह जी आपका स्वागत है आपकी आवाज़ पे। धन्यवाद। मैं चाहूँगा हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा आपके जो भी अभी 20 साल का जो राजनीतिक कैरियर रहा है, कहाँ से आपने स्टार्ट किया, NSUI में स्टूडेंट्स लाइफ से कैसे राजनीति में आए, और बताइए थोड़ा सा हमारे। मैंने मेरी राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से की। पहली बार 1993 के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी अपेक्स पद पर मैंने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, बहुत मजबूती से लड़ा। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैंने चुनाव लड़ा। कुछ कारणों से मेरी हार रही। उसके बाद मैं लगातार राजनीति में सक्रिय रहा। NSUI का प्रदेश के अंदर मुझे 5 साल उपाध्यक्ष के तौर पर प्रदेश में काम करने का मौका मिला। यूथ कांग्रेस के महासचिव के तौर पर मैंने लंबे समय तक यूथ कांग्रेस में काम किया और प्रदेश के अंदर कांग्रेस सम्मानीय हमारे अध्यक्ष पायलट साहब के नेतृत्व में 7 साल प्रदेश सचिव के रूप में काम किया। और अभी मैं वर्तमान के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हैं आप। तो आप अगर विधानसभा की बात करें, कौन सी विधानसभा से को आप? मैं मूल निवासी देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के अंदर मेरी मूल निवासी है, कर्मभूमि है। और उसी वहाँ से आपने बताया था अभी बातों में, मेरी वहाँ से पिछले 2008 से लगातार विधानसभा के अंदर मेरी दावेदारी रही है। और 2008 के अंदर जब मैं यूथ कांग्रेस का महासचिव था, तो कांग्रेस क्या यूथ को प्रमोट नहीं करती? 2008 में जब महासचिव थे कांग्रेस में NSUI में, और 2008 से अब 24 हो गया, तो मतलब आपकी वेटिंग पीरियड 16 साल हो गए। 14 साल का तो वनवास राम जी को मिला था। और क्या दुर्भाग्य है हमारा जो हमको मौका, क्योंकि यूथ होता है तो काम करने का जो जज्बा, जो एनर्जी रहती है, वो शायद 50 से ऊपर वाली एनर्जी में नहीं काम करेगी। तो क्या मतलब आप क्या मानते हैं कि उस समय आपको अवसर मिलता तो आप कुछ बेटर दे पाते कांग्रेस को सेवाएं? और बिल्कुल मेरे को अवसर नहीं मिला, उसके बावजूद भी मैं कांग्रेस को निरंतर सेवाएं दे रहा हूं। मेरी कांग्रेस के प्रति पूर्ण निष्ठा और आस्था। किस तरह से आप कांग्रेस की विचारधारा को व्यक्त करेंगे एज ए युवा? क्योंकि राजनीति में अभी आपकी उम्र उस लेवल पे नहीं है कि आपको बुजुर्ग कहा जाए, तो युवा होने के नाते मतलब आप उम्मीदवार हैं लेकिन आपको उसका लाभ नहीं मिला। इसी के अंदर हर चुनाव या किसी भी चुनाव के अंदर अपनी दावेदारी रखने का अधिकार सबको है। उसी अधिकार के तहत मैंने देवली उनियारा से विधायक के लिए दावेदारी रखी। शीर्ष नेतृत्व ने मेरे पर ध्यान नहीं देके किसी अन्य को उम्मीदवार बनाया, फिर भी मैंने निष्ठा के साथ में पार्टी का पूरा काम किया। जिसको भी अधिकृत प्रत्याशी रहा उसको जिताने का मेरा पूरा प्रयास रहा। किस तरह से देखते हैं अभी जो कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट चल रहे हैं राहुल गांधी जी के, उस पर आते हैं, जातिगत जनगणना, आपका क्या विचार है? क्या वाकई में आज 75 साल के मतलब विकास के बाद, आज़ादी के 75 साल बाद भी आप और हम जात पात की बात कर रहे हैं और जातिगत जनगणना पे आ गए? क्या ये वोट बैंक इतना मतलब राजनीति इस स्तर पे पहुंच गई है आपकी हमारी? देखिए, राहुल जी की जो विचार है जाति जनगणना का, लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राहुल जी जो चाहते हैं वो ये है कि वंचितों को, जो वंचित है, जो पात्र लोग हैं, उनको उनका अधिकार मिले, उनको लाभ मिले। जिनकी जितनी संख्या उस अधिकार उसके नहीं, अधिकार तो देखो उसके रेशियो के आधार पे उनको सारी योजनाओं का लाभ मिले, अधिकार मिले। और उनको संख्या की बात की आपने, तो संख्या में तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी फैल जाएगी। किस जितनी संख्या होता है, मतलब रेशो बांटते डिपार्टमेंट वाइज, सरकारों वाइज, स्टेट वाइज और सेंटर में, फिर अलग अलग पोस्टों पे रेशो बांटने लग जाएंगे कि पात्रता का कोई ध्यान नहीं है। मतलब आप और हम 75 साल बाद भी एजुकेशन पे बात नहीं कर रहे कि बेसिक एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, सबको स्वास्थ्य का लाभ मिलना चाहिए, सबको फूड मिलना चाहिए, सबको जो रहने खाने की व्यवस्था,
राइट टू एजुकेशन, राइट टू उनकी बात करो ना आप। राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ये आप सब जो जनगणना पे योजनाएं क्यों लाए, अटक रहे हो? वो कांग्रेस की देन है। हाँ, कांग्रेस ने ही ये सब जो नहीं ठीक है, किताबें कांग्रेस की देन है, मैं उन्हीं देन की बात कर रहा हूँ कि उन पे ही आप ग्रो करो ना, उनको ही Right to समुदाय जहाँ, information। हाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन। सब कुछ जो भी आया है ये देश के अंदर, जो भी अच्छी योजनाएं हैं, जो आज अधिकार मिले हैं, वो कांग्रेस नहीं, कांग्रेस विचार तो लेके आई, लेकिन विचारों को जातीय जनगणना को आप इस तरह से ये भ्रम फैलाने की कोशिश ना करेगी, ये जातिवाद को बढ़ावा देने वाली है। जातिवाद नहीं, भ्रम हम नहीं फैला रहे, भ्रम तो बीजेपी जातिवाद कहती को- है कि जातिवाद को बढ़ावा देने वाली नहीं है ये, बल्कि लोगों वंचितों को पूरा उनको अधिकार मिले, और जो पात्र लोग हैं उनको अपनी व्यवस्था पात्र लोगों को कैसे अधिकार मिलेगा जब आप बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना की? आपके घर में 4 बच्चे हैं, कोई अगर सबसे कमजोर व्यक्ति बच्चे को आप शिक्षा में बढ़ावा दे सकते हैं, आप उसको सुविधा दे सकते हैं, मेडिकल की, रहने की सुविधा दे सकते हैं, ये समझ में आता है। लेकिन आप सबसे कमजोर व्यक्ति को आप अपना व्यापारिक, आप अपना जो घरेलू व्यापार है वो सौंप देंगे क्या? या सबसे स्ट्रॉन्ग को या सबसे कमजोर व्यक्ति को लड़ने के लिए भेज देंगे सेनाओं में? विरासत संभालने की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि जो देश, जो कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद कराया, जो कांग्रेस का जो उद्देश्य था कि ये देश सबका है, हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है, छोटे का है, बड़े का है, तो इसमें सबको समानता से अधिकार, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। गणना होगी तो उसके आधार पर ये पता चलेगा कि जो बेचारा जो पिछली पंक्ति में बैठा हुआ है उसको किस तरह आगे लाके, जिसको अब तक जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं, उसको किस तरह उस चीज़ का फ़ायदा मिले। अभी हाल ही में मतलब बहुत जो विद्वान कह रहे हैं उनका बयान आया कि जातिगत जनगणना नहीं होके टैलेंट पे, एक्सपर्टाइज पे जनगणना होनी चाहिए कि हमारे पास कितने एक्सपर्ट, कितने इंजीनियर हैं, कितने सिविल इंजीनियर हैं, कितने आर्किटेक्ट हैं, कितने सीए हैं, सीए में भी एक्सपर्टाइज लोग कौन है, डॉक्टर कितने हैं, उनका जो एक्सपर्टाइजेशन पे है उसके स्टेटिक्स पे जनगणना होनी चाहिए। स्टेटिक्स अभी से नहीं, 75 सालों से हो रही है, लगातार हर 10-15 बार तो हो ही गई। 10 बार, हर 10 साल के अंदर जनगणना होती है। हाँ, तो राहुल जी ये कह रहे हैं कि जो जनगणना के साथ में जातीय जनगणना को भी जोड़ दिया जाए, ताकि ये पता तो चल सके कि इस देश के अंदर कितना वर्ग एससी का है, कितना एसटी का है, कितना माइनॉरिटी का है, कितना मूल ओबीसी का है, कितना ओबीसी का है, कितना सामान्य वर्ग का है। तो इसमें मैं बुराई नहीं मानता। उन आंकड़ों आने के बाद क्या ये केवल सिरों की जनगणना नहीं हो जाएगी? क्या ये व्यवस्थाओं में क्या कंट्रोवर्सी नहीं फैल जाएगी? क्या ये नहीं हो जाना चाहिए? क्या फिर कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो जितना टैक्स देता है उतना भागीदारी होनी चाहिए? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक तबकों को समानता का अधिकार दिया जाए और उस अधिकार के तहत ही काम हो? देखो, वंचितों को फायदा मिले, हाँ, मिलना चाहिए वंचितों को फायदा मिले। कांग्रेस का हमेशा इसके अंदर दृष्टिकोण एक सा रहा है और आगे भी ये रहेगा। हम थोड़े चलो इस जातिगत जनगणना से बाहर निकल के और मुद्दों पे बात कर लेते हैं। क्या कांग्रेस की पॉलिसी, आप एज ए, मैं बात करूँ एज ए कांग्रेसी, आपसे अगर जानना चाहें राहुल गांधी को किस तरह से देखते हैं, उनकी लीडरशिप को किस तरह से देख रहे हैं, जिन्होंने अभी पदयात्रा की 2-3 साल में, जो पूरे देश भर में भ्रमण किया, क्या उसका फ़ायदा 99 सीटों के रूप में हुआ? क्या राहुल की नेतृत्व क्षमता में मतलब बढ़ावा, नेतृत्व संख्या में मतलब खुल के सामने आई? क्या मतलब कैसे देखते हैं कांग्रेस और राहुल जी को? देश जब से आज़ाद हुआ, लंबे समय तक कांग्रेस ने इस देश में राज किया है, और जो राज करता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई अन्य दल हो, एंटी कन्वेंशन आना तय है। उस एंटी कन्वेंशन के आधार के ऊपर दूसरे गैर कांग्रेसियों को देश के अंदर राज करने का मौका मिला। लेकिन मौका मिलने के बावजूद जो जनता की अपेक्षा है, देश के लोगों की अपेक्षा है, उसको पूरी तरह से वो खरीद नहीं उतरे। कैसे आप खरीद, मतलब किस संदर्भ में कह रहे हैं? मोदी जी ने लोगों से कहा था कि मैं किसानों की आमदनी दुगनी कर बढ़ा रहे हैं। वो एमएसपी बढ़ाई है उन्होंने, लास्ट 5 साल में बढ़ाई है, पहले भी बढ़ाई थी। एमएसपी तो बढ़ाई है, हाँ। लेकिन आप ये देखिए कि किसानों की आमदनी की बात करते हैं, क्या 100 रुपये या 50 रुपये पर क्विंटल बढ़ाने से क्या किसानों की, मैं समझता हूँ जो अलग अलग फसलों पे किसी पे 1600 थे तो भी 2000 कर दिए, 2000 थे तो 2400 कर दिए। हाँ, शुरुआत की थी वो कांग्रेस ने की थी। जो सरसों 700 रुपये क्विंटल हुआ करती थी, पहली बार
2000 के आसपास इसको 1800 का अगर एमएसपी की तो कांग्रेस ने नहीं बढ़िया है, किया करना भी चाहिए, उसमें कहाँ दिक्कत है। जिस रेशो से कांग्रेस ने एमएसपी बढ़ाई उस रेशो से नरेंद्र मोदी जी नहीं हो सकता है उसमें आपने बहुत बड़ा गैप दे दिया हो। इधर आप देख रहे हैं देश के अंदर क्या हालात हो रहे हाँ, हैं, आर्थिक मंदी का दौर। अभी तो महंगाई का आंकड़े 3 महीने में तो काफ़ी डाउन हुए हैं। हुए होंगे, लेकिन आप ये देखो 10 साल 11 साल आज मोदी जी को शासन करते हुए देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जो इकोनॉमिक जो जितनी स्ट्रॉन्ग थी वो कमज़ोर होती जा रही है। इकोनॉमी कमज़ोर हो रही है, आपने कहा इकोनॉमी कमज़ोर हो रही है, तो इकोनॉमिक के आंकड़े कमज़ोर किस तरह से देख रहे हैं कि जो 1,50,000, 1,60,000, 1,70,000, अभी इसी महीने में 1,75,000 करोड़ का कलेक्शन जीएसटी कलेक्शन है, तो इकोनॉमी कमज़ोर हो रही है, बूस्टअप हो रही है जीएसटी लगने के बाद। जीएसटी की इसकी बात है, लेकिन तो बेरोजगारी आप देख रहे हैं देश में। बेरोजगारी भी अभी जो जब ये बेरोजगारी के मतलब बेरोजगार जो युवा है बढ़ी है बेरोजगारी, बेरोजगार बढ़ी है, और जिस रेशो के अंदर गवर्नमेंट जिस तरह के नौकरियां या प्राइवेट सेक्टर में जो बढ़नी चाहिए जिस रेशो में वो देश के अंदर जिस जनसंख्या के अनुरूप नहीं बढ़ रही है। जिस तरह से मोदी, और आपने ये देखा होगा कि ये जो तीसरा चुनाव था इनको पूरी मेजोरिटी के साथ में इनकी सरकार नहीं बनी। इसका सबसे बड़ा जो कारण रहा ये युवाओं के अंदर और आम लोगों के अंदर निराशा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के प्रति थी, इसलिए बीजेपी का तो बहुमत नहीं मिल सका इनको। बीजेपी का तो कहना है कि हाँ, की जो सरकार बनी है ये जुगाड़ से बनी है, नीतीश कुमार की वजह से बनी है, चंद्रबाबू नायडू की वजह से, फुल मेजोरिटी इनको नहीं मिली। कहीं न कहीं बीजेपी का कहना है जो कि इलेक्शन में जो भी सीटें बीजेपी को मिली है या कम रह गई है उसका मुख्य कारण कांग्रेस ने देश के किसानों को, युवाओं को, नौजवानों को दूसरे राह पे डाल दिया। उन्होंने देश को गुमराह किया, आरक्षण के मुद्दे पे उन्होंने गुमराह किया, जातिगत जनगणना के मुद्दे पे उन्होंने गुमराह किया कि संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये गुमराह करके अगर वोट अगर 99 सीटें कांग्रेस लेके आई है तो आपका क्या कहना है, क्या ये गुमराह करना देश को सही है? अपना अपना नजरिए। अरुण जी, आपने देखा होगा कि देश के किसान जो 2-2, 3-3 साल तक दिल्ली की सड़कों के ऊपर, दिल्ली के आसपास में बैठे रहे भूखे प्यासे, उनकी तरफ किसानों ने ध्यान नहीं दिया। वो बात कर रहे थे एमएसपी बढ़ाने की बात कर रहे थे, वो लैंड एक्विजिशन एक्ट को पूरी तरह से लागू करने की बात कर रहे थे, उनकी बात सुनने की वजह। लैंड एक्विजिशन एक्ट में तो कांग्रेस ने भी काम किया है, हाईवेज और रोडवेज और रेलवेज बनते हैं उसी एक्ट के तहत बन रहे हैं, अदरवाइज आप किसी भी तरह का हाईवे नहीं बना पाओगे। लागू कराया तो कांग्रेस ने दबाव डाल के और लागू कराया ना, राहुल गांधी जी के नेतृत्व कर दिया ना लागू। तो जब कांग्रेस की सरकार है तो लैंड एक्विजिशन एक्ट सही है। ऐसे थे जिन्होंने ये पंजाब के किसानों के हालात, हरियाणा के किसानों के हालात, उत्तर प्रदेश के किसानों के हालात, राजस्थान के किसानों के हालात, मध्य प्रदेश के किसानों के, या चाहे उत्तरी व दक्षिणी भारत के किसानों के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और वहाँ के नेताओं ने किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया। आप जहाँ कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस ने युवाओं को गुमराह किया, कांग्रेस ने गुमराह नहीं किया बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को निराश किया। उसी का नतीजा है कि इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला, और आने वाले समय में अगर इनका यही हाल रहा तो आप देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ये कहते हैं ना कि काट की हांडी बार बार नहीं चलती, तो मुझे नहीं लगता कि ये आप अपनी सीट के बारे में क्या विचार रखते हैं और क्या? राजस्थान में 6 उपचुनाव होने जा रहे हैं। हाँ, और अभी भजन लाल जी की सरकार लगभग 10 महीने हो चुके हैं, 9-10 महीने हो। हाँ, पूरे प्रदेश की जनता, आम जन इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस ने जो योजनाएं जन हित के अंदर योजनाएं दी, चाहे वो बिजली की हो, फ्री बिजली की हो, मिल रही है ना, वो तो पेंशन की हो, कई है जो इन्होंने कांग्रेस ने किया उस पर भी ये कटौती कर रहे हैं। बिजली के बिल आप देख रहे होंगे आजकल बढ़ गए हैं। इन्होंने कहीं ऐसी है जैसे इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको भी बंद करने की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था भी ठीक नहीं है। लोगों को लग ही नहीं रहा कि कोई राजस्थान प्रदेश का कोई धनी धूरी है। और आप देखना ये जो उपचुनाव 6 होने जा रहे हैं, 6 की 6 सीट भारतीय जनता पार्टी हारेगी।
आप अपनी देवली उनियादा की सीट पे बात करते हैं, किस तरह से देखते हैं देवली उनियादा में क्या क्या मतलब जो विकास होना था जो 75 साल में, क्या कमियां रह गई, पहले कमियां क्या रह गई, और आने वाले 10-15 सालों में आपके विचार से देवली उनियादा में किस तरह का विकास और आपका क्या विजन है देवली उनियादा के प्रति, और क्या वहाँ पे इंडस्ट्रीज़, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे अभी काम कर रही है, और क्या उस इंडस्ट्रीज से अपेक्षाएँ हैं आपकी? देखिए, टोंक जिला विकास की दृष्टि से आज़ादी के बाद में पिछड़े जिलों की गिनती में आता है। उसको अगले श्रेणी में लाने का अगर प्रयास किया तो जब भी कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रही या केंद्र में रही, सरकारी योजनाओं से उस जिले को फायदा मिला है। टोंक जिला थोड़ा टोंक की मैं मैं एक मिनट एक जातिगत और ये मतलब थोड़ा सा आप उस जनसंख्या के बारे में बताइए, किस तरह के क्या कौन कौन से समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं, किस तरह से? देखिए, टोंक जिला पूरी तरह से भाईचारा का प्रतीक है। पॉपुलेशन वाइज क्या जनगणना है वहाँ की? सभी तरह के वहाँ पर अल्पसंख्यक लोग भी हैं। कितने मतलब कितने परसेंटेज ही आए? परसेंटेज तो करीब परसेंटेज के हिसाब से नहीं कह सकता, लेकिन बड़ी तादाद के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हिंदू भी है, ओबीसी भी है, मूल ओबीसी भी है, सामान्य वर्ग के भी है, अनुसूचित जाति की भी है, जनजाति की भी है, और 36 कौम के लोग आपसी भाईचारे में वहाँ रहते हैं। 36 कौम के लोग रहते हैं और 75 साल से अछूता है विकास से, क्या कमियाँ हैं? देखिए, विकास के अंदर अछूता नहीं रहा। अभी आपने देखा होगा जब से सचिन पायलट साहब दोबारा टोंक के विधायक बने हैं, वहाँ पर सड़कों का जाल इन्होंने बिछाया। जो कनेक्टिविटी नहीं थी वह नदियों के ऊपर पुल बना के, चाहे वो दहलोद का हो, बांची का हो, बांची देवली का हो, या और भी कहीं के जो ब्रिज हैं, चाहे छान की पुलिया हो, ये सब जो काम हुए हैं कांग्रेस के इसमें हुए हैं। बीसलपुर बांध जो आज पूरे राजस्थान का लगभग 40% 25% पॉपुलेशन, 25% पॉपुलेशन राजस्थान के लोगों का प्यास बुझा रही है। उस बांध को बनाने का श्रेय केवल और केवल है तो कांग्रेस पार्टी को है। कांग्रेस पार्टी को है। अच्छा, तो नहीं, अब क्या क्या कमियां है मतलब विकास में? पहले वहाँ किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं था, लेकिन बीसलपुर बांध के बाद में नहरों के माध्यम से आज किसान को उनकी फसलों का पूरा पानी का फायदा मिल रहा है। जितना पानी चाहिए उतना मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। क्या कमियां हैं अगर टोंक की बात करें या देवली उनियादा की बात करें, पर्टिकुलर आपकी सीट की? के अंदर जो कमी है या पूरे जिले में कमी है तो उद्योग की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। कोई स्पेशल जोन नहीं है टोंक में? स्पेशल जोन नहीं है, औद्योगिक जोन शायद अनाउंस तो किया था, शायद अभी किया था, लेकिन अभी उसका फायदा या उसको कुछ कार्रवाई नहीं। हाँ, कार्रवाई नहीं, मूर्त रूप उसको नहीं दिया गया। क्या जोन था, क्या था उसके अंदर? इंडस्ट्रीज के अंदर आपके दिया था कि स्पेशल इसके अंदर सब्सिडी वगैरह दे के जो भी इंडस्ट्रीज स्थापना करना चाहे, वो चाहे कृषि पे आधारित हो, चाहे स्टोन पे आधारित हो या अन्य आधारित। पानी की कमी है टोंक में शायद? पानी की कमी अब नहीं रही, अब नहीं है। हाँ, क्योंकि बीसलपुर बनने के बाद तो या बड़े बांध वहाँ पर, चाहे वो गलवा बांध है, टोडी सागर बांध है, चंलाई का बांध है, और कई ऐसे बांध हैं, तो पूरी तरह से वहाँ पानी तो कहीं न कहीं जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो बूस्ट अप मिला होगा 10 सालों में। राजस्थान के अंदर आज की तारीख के अंदर टोंक जिला सरसों उत्पादन की दृष्टि से दूसरे नंबर पर प्रदेश के अंदर जिला आता है। दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पर भरतपुर, दूसरे नंबर पर टोंक आता है। और ये कृषि के प्रधान लोगों की आमदनी बढ़ी है, और जबरदस्त तरीके से सभी तरह की फसलें वहाँ पर आ रही है। मूंगफली भी वहाँ होती है, मक्का, ज्वार, बाजरा, सरसों, गेहूँ। और क्या भौगोलिक स्थिति है अगर टोंक की बात करें? देखिए, टोंक की भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि ये बिल्कुल प्रदेश की राजधानी जयपुर से जुड़ा हुआ जिला है, और आसपास में अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाई माधोपुर के अंदर, मतलब टोंक सेंटर में हो गया लगभग। अभी हाल ही के अंदर मालपुरा साइड के अंदर, टोडा रायसिंग साइड के अंदर जबरदस्त खनिज संपदा है, उसका कार्य चल रहा है। अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट वहाँ पर, ग्रेनाइट है। अच्छा, और क्या संभावना है अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, कॉरिडोर की बात करें? इंडस्ट्री को क्या आपने कहा खनिज संपदा है, अच्छा है,
ग्रेनाइट अच्छा है, और क्या संभावना है? उद्योग धंधे लगते हैं, हाँ, तो वहाँ सबसे जो आवश्यकता होती है वो पानी और बिजली की होती है। पानी बिजली की। पूरी तरह से टोंक जिला बिजली और पानी के लेकर आत्मनिर्भर जिला है। अगर वहाँ इंडस्ट्री लगाई जाती है, हाँ। सरकार ध्यान दे तो बहुत अच्छा ये औद्योगिक वो बन सकता है। बन सकता है। बन सकता है। हाँ, बन सकता है। अच्छा, और अच्छा। लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जिले का विकास भी होगा। अभी जो कांग्रेस को लोकसभा में 99 सीटें आई है, किस तरह से देखते हैं? और क्या मोदी गवर्नमेंट के जो काम 10 साल में मोदी जी ने कराए हैं, जो देश का और जो राष्ट्र का विकास, जिस विकास की मतलब विकास हुआ है, मतलब जीएसटी का कलेक्शन बोल लो, आप बोल लो, राम मंदिर का निर्माण हुआ, हाईवेज, रेलवेज और ये सड़कों का निर्माण हुआ, जिस तरह से डेवलपमेंट अभी 10 साल में हुआ है, उस डेवलपमेंट के स्टेटिक्स को आपको मतलब कोई भी मतलब हिंदुस्तानी तो डिनाई नहीं कर सकता। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इन्होंने राम मंदिर बनाया, हम्म। वो पूरे देश की भावना थी कि मंदिर बनना भी चाहिए। मोदी जी की गवर्नमेंट ने बन गया। राजनीतिकरण किया, राजनीति करने के कारण आपने देखा होगा खुद अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी खुद हार गई। कई सीटें ऐसी है जहाँ जहाँ इन्होंने ज़्यादा राजनीतिकरण किया वो हार गई, क्योंकि देश की जनता चाहती है कि इस देश के अंदर भाईचारा रहे, मंदिर भी बने, मस्जिद भी बने, सब लोगों के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण। सौहार्द की बात की आपने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धर्म की राजनीति की है, मंदिर और मस्जिद के नाम पर झगड़े कराने के काम किया है। लेकिन अब लोगों को ये समझ में आ गई, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, मंदिर मस्जिद से पेट भरने वाला नहीं है। पेट तो आपकी रोटी से भरेगा, रोजगार से भरेगा। नहीं, रोटी और रोजगार तो चाहिए, लेकिन जो भावनाएं हैं, जो आराध्य हैं, जो देव है, उनके प्रति जो भावनाएं हैं, वो तो बिना भावनाओं के मानव शरीर तो शरीर क्या सिला हो जाता है। मतलब बिना अगर भावनाएं नहीं हो जी, ये देश आस्थाओं का देश। हाँ, आज से नहीं, सैकड़ों सालों जन्मों से यहाँ पर लोगों की हाँ, सदियों से मतलब रही है, सनातन धर्म के प्रति रही है, सब रही है। आपने देखा होगा कि ये कहते हैं साहब राम मंदिर हमने ही बनाया, हमने ये किया। पहली बार अगर राम मंदिर की तरफ ध्यान दिया तो 1990 के अंदर राम मंदिर के अगर ताले खुलाने का काम किया तो हमारे देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी मंदिर तो ताले खुलने तक ही रहा, फिर उसके बाद कांग्रेस का मतलब राम मंदिर के से मुंह मोड़ लिया। ताले खुले, क्या वो वोट बैंक की वजह से, एक डर की वजह से कांग्रेस ने उससे मतलब? देखिए, कोई भी रास्ते बनाए जाते हैं लक्ष्य पे पहुंचने के लिए, और ताले खुले तो वो कोई ना कोई लक्ष्य के आधार पे उन्होंने खुलाए हैं। तो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ क्या? लक्ष्य पूरा हुआ है, लेकिन लक्ष्यों के अंदर इन्होंने राजनीति की है, और इस तरह मंदिर और धर्म के नाम पे राजनीति ठीक नहीं है। राजस्थान पे आ जाते हैं। राजस्थान पे किस तरह से अभी जो आपकी सीटें आई हैं, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कांग्रेस में आपसी मतभेद के कारण, शायद गहलोत और सचिन पायलट का जो आपसी मतभेद रहा है, हो सकता है कि इस बात को अपन नकार नहीं सकते। हाँ, आपने देखा होगा कि आपने सचिन की लीडरशिप में भी काम किया है, गहलोत जी की लीडरशिप में तो किया ही है। किस तरह से देखते हैं सचिन पायलट की लीडरशिप को? कि सचिन पायलट क्या मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं थे, जिन्होंने अध्यक्ष रहते हुए 3 साल मतलब सड़कों पे चले, आंदोलन किया, और उनको राहुल मतलब गांधी फैमिली ने उनको अध्यक्ष मतलब सीएम पद से विमुख रखते हुए गहलोत जी को सीएम बना दिया। क्या मतलब आपकी क्या भावना है? युवा होने के नाते आप किस तरह से देखते हैं? मैं युवा होने के नाते यही कह सकूँगा कि सचिन पायलट एक युवा नेता है और उनमें नेतृत्व की ज़बरदस्त क्षमता है। उन्होंने 7 साल के अंदर, 5 साल के अंदर जो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस को खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, और उसी के बदौलत प्रदेश के अंदर कांग्रेस को बहुमत मिला 18 से 23 के बीच में हुआ। वो पार्टी शीर्ष नेतृत्व का था, लेकिन हमारे जैसे युवाओं को और आम लोगों को इस फैसले तो आज भी गलानी है कि उस समय अगर सचिन पायलट साहब को मुख्यमंत्री बना देते तो
पार्टी की और प्रदेश की फिजाई कुछ और होती। अभी 2023 के अंदर पुनः फिर कांग्रेस की सरकार सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में बनती, ये मेरा मानना है। अगर सचिन पायलट को सीएम बना दिया जाता, सचिन पायलट साहब की उड़ान को रोकना ठीक नहीं है और उनकी उड़ान को आप कोई रोक नहीं पाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन आज राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर पब्लिक फॉलोइंग या लोगों के अंदर जिस तरह का जोश और उत्साह पायलट साहब के प्रति है, जो लोकप्रियता पायलट साहब के प्रदेश में हो, किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री की या किसी भी नेता की नहीं है। आपने आला कमान की बात की, अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री अगर पायलट साहब होते तो इनकी ये लोकप्रियता चौगनी होती। आपने आला कमान की बात की। आला कमान ने जैसे कहा, जैसे निर्देश दिए सचिन को छोड़ के अशोक गहलोत को सीएम बना दिया गया, लेकिन अशोक गहलोत ने आला कमान की बात नहीं मानी। वो बोलते थे सोनिया मेरी माँ है और कांग्रेस मेरी माँ के समान है, पार्टी ही माँ है, तो उस माँ का आदेश नहीं माना, उस आला कमान के आदेश को डिनाई किया। जब आला कमान ने आदेश दे दिया था कि आप सीएम की पद छोड़िए और राष्ट्र का नेतृत्व कीजिए, कांग्रेस का नेतृत्व कीजिए, इतना बड़ा अध्यक्ष पद ठुकरा दिया। क्या सीएम और राजा का पद, मतलब सीएम पद हावी हो गया मतलब गहलोत जी के ऊपर, या क्या कहना चाहेंगे इस तरह से? गहलोत साहब का वो व्यक्तिगत निर्णय था। नहीं, व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? आप पॉलिटिकल पोजीशन पे होके व्यक्तिगत निर्णय कैसे? कहना चाहता हूँ कि जो भी आलाकमान फैसला लेना चाह रही थी, आलाकमान की तरफ से था, एक लाइन का प्रस्ताव लेना था, दुर्भाग्यवश वो प्रस्ताव पारित 25 सितंबर 2022 को न हो सका। अगर आलाकमान का इस तरह का जो हुआ उसके लिए सब लोगों को अफसोस है। मैं भी एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते मुझे भी इस बात का अफसोस है, और आलाकमान हमेशा शीर्ष नेतृत्व पार्टी के लिए महत्वपूर्ण रहा है। तो कहीं ना कहीं गहलोत जी, मैं इतना बड़ा पोस्ट पे इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकूँ। कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं और युवा हैं, उस नाते तो बोल ही सकते हैं। आप अपने मतलब गार्जियन को अपने विचारों के बारे में व्यक्त करा ही सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, उसमें कोई किसी भी तरह का मतलब अवहेलना भी नहीं, मतलब उस तरह की चीज़ें भी नहीं है। इस बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा और मेरे लिए कहना भी ठीक नहीं होगा, लेकिन पार्टी होती है और हाई कमान। तो कहीं ना कहीं अगर गहलोत जी अगर अध्यक्ष बन जाते तो क्यों नहीं राजस्थान को भी 1000-2000 लीडर्स को, और मुख्यमंत्री से कहीं ज़्यादा बड़ा, कहीं गुना बड़ा पद राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत होते तो ये एक राजस्थान प्रदेश के लिए भी गौरव और सम्मान की बात, गौरव और सम्मान की, तो उस गौरव और सम्मान को गहलोत जी ने ठुकरा दिया। अब वो उनका व्यक्तिगत निर्णय। आप इंडिविजुअली जाते जाते हम चाहेंगे हमारे मतलब व्यूवर्स को आप बताएं कि आप किस तरह से राजस्थान को देखते हैं, किस तरह से देवली उनियारा की सीट को देख रहे हैं, और क्या विजन है अगले 15-20 साल का, आपका क्या विजन है इंडिविजुअली? देखिए कि जिस तरह राजस्थान प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पर हर तरह से खनिज संपदा भी है, पानी की भी पर्याप्त मात्रा में है, उपजाऊ कृषि भूमि है, और सब राज्यों से ये जुड़ी हुई एक सड़कों का जाल है। यहाँ पर अपने अपने स्तर के ऊपर जिस पार्टी की भी सरकार रही, यहाँ विकास के अंदर सबका योगदान रहा, लेकिन विकास में भी कहीं कमियाँ ऐसी रही जो वो पूरी होनी चाहिए। खास तौर से शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आज भी स्कूलों के भवनों के हालात बहुत ख़राब है। आज़ादी के 75-77 साल बाद भी कहीं गांव और छोटी डाणियाँ ऐसी है जहां पर पर्याप्त मात्रा में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, सड़कों के हालात ख़राब है। जो शिक्षा लोगों के घरों तक पहुंचनी चाहिए, कहीं शिक्षा से वंचित लोग हैं, उनको शिक्षा वहाँ तक नहीं पहुँची, 75 साल बाद भी नहीं चाहिए।
चाहे वो स्वयंसेवी संस्था द्वारा जुड़े या सरकारी तंत्र द्वारा जुड़ना चाहिए। अगर शिक्षा होगा, शिक्षा के साथ ही विकास संभव है। भ्रष्टाचार की मतलब भ्रष्टाचार में फंस के रह गया है विकास। और मैं चाहूँगा आगे आने वाले टाइम पे कुलदीप जी आपसे आपकी सीट की भी बात करेंगे और 75 सालों के इतिहास में जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हुआ है उस भ्रष्टाचार को आप भी उजागर करें हमारे साथ मिलके, आपकी आवाज़ के साथ मिलके। 75 सालों के इस इतिहास में जो भ्रष्टाचार हुआ है और अगर नहीं होता तो राजस्थान और देश का विकास अलग प्रदेश से अलग हट के मैं मेरे क्षेत्र की बात करूंगा, देवली उनियारा की, क्योंकि मैं उस देवली उनियारा की बात कर लेंगे आने वाले टाइम पे, नेक्स्ट टाइम पे। अभी हम चाहेंगे हमारे व्यूवर्स, हम चाहेंगे आपका धन्यवाद करना, आप यहाँ आए आपकी आवाज़ के स्टूडियो में, आपने बुलाया मेरी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।